हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। कलाम आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए एक नई पहल लाने जा रहा है जिसमें आप सभी एस्पिरेंट्स को एक टारगेटेड और एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल और कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। वो आपकी तैयारी में उत्पादकता लाएगा और आपको जो है इतना आत्मविश्वास से भरेगा कि आप एग्ज़ाम देने से पहले जो डर होता है ना कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं या कुछ छूट गया, वो डर ख़त्म हो जाएगा। तो हम मैक्सिमम जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ होगी वो आप लोगों को देंगे। देखिए, आपके सिलेबस में ही है एक प्रबंधन सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रबंधन सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग प्रबंधन का मोटा जो बेसिक सिद्धांत होता है ना, वो ये होता है कि आपको सीमित रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों में और समयबद्ध तरीके से किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, ठीक है। आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड कैसे है? देखो, आपके पास जो है मटेरियल लिमिटेड है। मटेरियल है बहुत सारा पड़ा है, लेकिन उसमें से ढूंढने की जो क्षमता है वो लिमिटेड है। आपकी जो मानसिक क्षमता है, बौद्धिकता है, वो एक लिमिट है उसकी। हर एक की लिमिट ऊपर नीचे अलग हो सकती है, बट उसकी लिमिट है, ठीक है। आपकी और भी कई जो है कमिटमेंट्स है, उन सब की वजह से आपकी परीक्षा की तैयारी के प्रति जो फोकस है वो भी लिमिटेड है। तो ये सारे लिमिटेड संसाधन हैं। उसके बाद में आपको कम टाइम में, जैसे ही एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होगी, उसके बाद में आपको एग्ज़ाम फाइट करना है। तो वो जो कम टाइम में उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगी टारगेटेड स्टडी। और टारगेटेड स्टडी जो है वो कलाम आरएएस आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हम उसी प्रबंधन के सिद्धांत पे कि आपको जो वही चीज़ें पढ़नी पड़े, वही चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में काम आए, मैक्सिमम आउटपुट आप दे पाए उसमें, ठीक है। तो उसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये प्रोग्राम लेके आए। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा, जैसे अभी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हम लोग ऐसे जुट जाते हैं, किसी ने कहा कि ये पढ़ लेना, किसी ने कहा वो पढ़ लेना। वो नहीं, हम लोग जो है, जैसे देखिए, प्रबंधन का पहला स्टेप होता है वो होता है प्लानिंग यानी नियोजन। यानी प्लानिंग कैसे करोगे? प्लानिंग करोगे तो आप लोग डेटा जुटाओगे, ठीक है। पुराने डेटा या ऐसी कोई समस्या पुरानी आई है तो वो चीज़ जुटाओगे, उसके आधार पे फिर अपना डिसीजन लोगे। तो वही चीज़ सबसे पहले हम अपने इस कोर्स में करेंगे। जैसे मैं साइंस का करूँगा, साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है उसको अभी कवर करूँगा। तो उस पोर्शन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पहले ये चीज़ करेंगे कि हम लोग उसका जो सिलेबस है, ठीक है, एक तो सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये दोनों चीज़ें उस एग्ज़ाम का टारगेट आपको सेट करने में मदद करेगी, आपका फोकस क्लियर करेगी। और ये वो घोड़ा जब दौड़ता है ना, तो उसके दोनों साइड, आंखों की साइड में एक पट्टे लगाते हैं ताकि घोड़ा इधर उधर ना देखे और सीधा चले। तो वो आपके लिए कौन सी है? एक है आपके लिए सिलेबस, दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो आपको फोकस रखेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या नहीं है, वो आपको बताएगा। तो यही चीज़ हम लोग सबसे पहले ये चीज़ करेंगे, उसके बाद में, ताकि आप अपने आप को खुद जज कर पाएँ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी क्रम में आपके लिए लेके आए हैं पाठ्यक्रम परिचय और विश्लेषण का ये पहला वीडियो, ठीक है। अब जैसे देखिए, साइंस का पोर्शन बहुत बड़ा है, तो हम लोग छोटे छोटे वीडियोज़ में, क्योंकि एक वीडियो देखने की वो एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे वीडियोज़ में हम लोग करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला पोर्शन मैं करूँगा, वो करूँगा जीव विज्ञान का, ठीक है। उसके बाद में केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन साथ में करेंगे और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द अदर, ठीक है। तो इसी पाठ्यक्रम परिचय विश्लेषण में एक पहली चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़, कि हम लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग ये जैसे ये आ गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्री का सिलेबस, क्योंकि हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंस की तैयारी करते हुए हमें ये एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है, मेंस की तैयारी के समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा प्री का सिलेबस में क्या है। क्योंकि सेम टॉपिक हम 2 बार पढ़े, इससे अच्छा है सेम टॉपिक एक ही बार ढंग से पढ़ लें, ठीक है। अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्री के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो वो हम उसी समय पढ़ लेंगे, ताकि जो है कम समय में हमारा अच्छा रिजल्ट आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ये प्री का देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, ठीक है। ये है फर्स्ट
चीज़, ये सिंपल है। अप्लाइड क्या है, विज्ञान कैसे वो हमारे दैनिक जीवन में काम आता है, कहाँ का यूज़ होता है, तो यही वाला सेम पोर्शन जो है केमिस्ट्री में भी है कि दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या उपयोग है, वैसे वैसे फिजिक्स का भी पूछा जाता है और वैसे बायोलॉजी में भी सिंपल। ठीक है, तो ये वाला सब पूरे ओवरऑल सिलेबस का जो है अप्लाइड रूप है वो अपने आप कवर हो जाएगा। दूसरा है कंप्यूटर्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन सीधा का सीधा मेंस में दिया हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर वाला पोर्शन एक अलग दिया हुआ है और उसमें ये सारा कवर हो जाएगा। तीसरा है रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह। ठीक है, ये भी जो है मेंस वाले टॉपिक से कवर करेंगे हम लोग। और इसमें जो फैक्चुअल जानकारी है, क्योंकि मेंस में इतनी ज़्यादा फैक्चुअल जानकारी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितनी इसमें होती है, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें ऐसे टिपिकल फैक्ट्स बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा अपन एक्सटेंड वे में कवर करेंगे। उसके बाद आ जाता है नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी सेम है प्रौद्योगिकी वाले पार्ट में, ये सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद में आहार, पोषण, रक्त समूह और आरएच कारक, ये वाला जीव विज्ञान में जो है उसमें ये वाला सेम पोर्शन है। मानव के जो है अलग अलग तंत्र है, उनमें पोषण तंत्र ये पाचन तंत्र में है, फिर परिसंचरण तंत्र और रक्त समूह ये सीधा सीधा उसमें है। ठीक है, फिर आ जाएगा स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक और पशुजन्य रोग, ये भी सेम उसमें रोग वाले पोर्शन में कवर होगा। फिर ये वाले जो पोर्शन है ना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय परिवर्तन और इनके प्रभाव, ये थोड़ा सा अलग पड़ेगा, तो इसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे। जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय विकास, ये वाले पोर्शन थोड़े से अलग हैं। तीसरा वाला भी कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी और पशुपालन, वो भी राजस्थान के विशेष संदर्भ में। ये तीनों पोर्शन जो है हमको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा जो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, ये वाला पोर्शन भी हमारे सिलेबस में कवर हो जाएगा। तो ये वाला इसको फर्स्ट स्लाइड में लेने का मतलब ये है कि आपको दिखाना है कि आरएस में जो प्री का सिलेबस है वो मेन से मिलता जुलता है, तो ये वाली चीज़ें हम लोग उसी में कवर करेंगे। तो आपका जो है श्रम जो लगेगा ना वो कम लगेगा, ये आप चीज़ ध्यान रखना। आगे है, अब आ जाते हैं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम। क्योंकि ये कोर्स जो डिज़ाइन किया जा रहा है, ये कोर्स मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और मुख्य परीक्षा में हम चाहते हैं कि आपका मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो जाए, और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, इंटरव्यू पे डिपेंडेंस धीरे धीरे उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप मुख्य परीक्षा पे फोकस कीजिए। इसीलिए इसी क्रम में देखिए, पहला वाला पोर्शन ये जो है, ये है आपका केमिस्ट्री का पोर्शन। दूसरा वाला है ये फिजिक्स का पोर्शन। तीसरा वाला जो है ये है आपका बायोलॉजी का पोर्शन। इनको जो है पूरा विस्तृत तरीके से हम लोग विश्लेषित करेंगे। अगले वाले केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले को अगले में करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जैव विज्ञान वाले को करेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है ये वाला कंप्यूटर वाला, जो मैंने कहा था ना कि कंप्यूटर और वो सब इसमें आ जाएगा, कंप्यूटर वाला। फिर उसके बाद में ये OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, उनके प्रभाव, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें एग्जामिनर ने इसमें क्यों डाली। पहली चीज़, विज्ञान हमारे सिलेबस में क्यों है, ये आप लोगों के लिए क्लियर होना चाहिए। विज्ञान हमारे सिलेबस में इसलिए है क्योंकि RPSC और हमारी जो नियोक्ता संस्थान है, सरकार जो है, वो हमसे एक्सपेक्ट करती है कि बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक प्रशासक हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला होना चाहिए, उसके दिमाग में विज्ञान के प्रति जो है टेम्परामेंट होता है वो पॉजिटिव हो, और वो उसको थोड़ी थोड़ी समझ इन सारी चीज़ों को, क्योंकि यही चीज़ें वो आगे जाके डील करने वाला है। जैसे ये देखिए, डिजिटल इंडिया पहल, ये इस पर सरकार का महत्व जो है, ये सरकार की फ्लैगशिप योजना है डिजिटल इंडिया पहल। अब जो प्रशासक जाएगा, जो नीति को क्रियान्वित भी करेगा और नीति का निर्माण भी करेगा, उसको इन डिजिटल वाली चीज़ों के बारे में बेसिक ही नॉलेज नहीं होगा, तो वो कैसी नीति बनाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है RPSC कि आपको इन सारी चीज़ों का बेसिक नॉलेज हो। ठीक है, बेसिक नॉलेज ही एक्सपेक्ट कर रही है, आपसे एक्सपर्ट वाला नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। तो बेसिक चीज़ें, और मैं ये चीज़ आपको प्रूव भी करूंगा, क्वेश्चंस इसके बाद में आएंगे, उनमें मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस जो है बहुत ही जनरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे ये एक्सपेक्ट यही करते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज है इन चीज़ों की। ठीक है, उसके बाद में विज्ञान प्रौद्योगिकी में ये वाला पोर्शन, जैसे भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान, वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति, ये वाला जो है, ये वाले पोर्शन, ये उसमें प्रौद्योगिकी वाले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। अब आगे आते हैं, मेन आज का जो वीडियो का मेन मोटिव है वो है जीव विज्ञान के सिलेबस को एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस करना।
ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान का सिलेबस क्या है। देखिए मैंने जो है सिलेबस तो वो आप लोगों ने देख ही रखा है, मैंने इसको जीव विज्ञान को इन पार्ट्स में बांटा है। ठीक है, इन पार्ट्स में बांट के ताकि क्या है कि हमारी समझ में एक तो बहुत इजीली कि हमें 7 पार्ट याद करने हैं। ठीक है, ये 7 पार्ट हैं, तो ये क्या है इजी टू रिमेंबर हो जाएगा। उसको इसमें क्लासीफाई कर दिया मैंने सारी चीज़ों को, तो आप लोगों के ध्यान में हमेशा रहेगा कि मेरे को सिर्फ ये 7 चीज़ें याद करनी। छोटा हो गया, ठीक है। अब इसको हम धीरे धीरे खोलेंगे और विस्तारित करेंगे। देखिए आरपीएससी ने जो दिमाग लगाया है, जो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि फंडामेंटल नॉलेज से पूरा नॉलेज तक, ठीक है, यहाँ कोशिका से स्टार्ट करती है और जैव प्रौद्योगिकी तक आरपीएससी आपसे डिमांड करती है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी जिसमें जीन अभियांत्रिकी और जो है जीन मॉडिफिकेशन, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। वो किस उसका बेसिक कहाँ है? कोशिका में। इसीलिए ये वाला पार्ट कोशिका आरपीएससी ने स्पेसिफिकली डाला है, ताकि इसकी समझ जब तक नहीं होगी इसकी समझ नहीं होगी। तो आरपीएससी ने जो डिज़ाइन किया है सिलेबस वो बहुत अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, तो कोशिका में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला चीज़ हो गया कोशिका। कोशिका में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का सामान्य परिचय। ठीक है, कोशिका परिचय। इसमें परिचय में हम लोग कोशिका जो वो चीज़ सिंपल जो होता है ना कि कोशिका क्या है, ठीक है, संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, और किसने खोज की इसकी, उसके बाद में इसके बारे में इसकी जो है किसकी बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, फैक्चुअल बेसिस जितने भी जो प्री में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के अंग यानी कोशिकांग। ठीक है, तो कोशिकांग कौन कौन से हैं, उनकी कार्य क्या क्या है, उनके बारे में कुछ विशेष बातें, उनकी आकृति स्वरूप कैसा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक थोड़ा सा, ताकि क्या है कि हमारा कोई क्वेश्चन छूटे ना। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा बट ये फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उस लेवल तक तैयारी करें वहाँ पे हमारा क्वेश्चन ना छूटे। ये पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, इसका ऊपर से नॉलेज ले लेंगे, डीप में ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग कोशिका में कवर करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट जो है मेन, वो है मानव विज्ञान। ठीक है, इसका मानव विज्ञान में बेसिकली 6 चीज़ें हैं, 6 तंत्र पूछे गए। 6 तंत्र जो मानव जो शरीर जिनके बेसिस पे कार्य करता है, मानव शरीर जो है जिसमें 6 तंत्र हैं, जैसे श्वसन तंत्र हुआ, पाचन तंत्र हुआ, उत्सर्जन तंत्र हुआ, ऐसे ही परिसंचरण तंत्र हुआ। तो उन 6 तंत्रों को पूछा गया है। वो 6 तंत्रों की क्रिया, वो जो कार्यशैली क्या है और वो कैसे प्रोसेस करते हैं, उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि हम लोग किसका प्रशासन किसका होता है? मानवों का ही प्रशासन होगा ना, तो उन मानवों के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, सरकार की जो है सबसे बड़ी मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो स्वास्थ्य पॉलिसी होती है। तो उसको इम्प्लीमेंट भी कौन करेगा? हम ही करेंगे, प्रशासक ही करेंगे। तो प्रशासक कैसे इम्प्लीमेंट करेगा जब इसकी बेसिक समझ जो है वो सही होगी। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ मानव विज्ञान में पहला चीज़ है वो है उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी नियंत्रण एंड समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय। ये क्या है? इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, कैसे हमारा शरीर कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेट करता है। मेरे हाथ को किसने कमांड दी कि ये लिखे, ठीक है, और मेरी आँख क्या पढ़ रही है और कैसे पढ़ रही है, ये कमांड कहाँ जा रही है, कैसे समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है तंत्रिका तंत्र में पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र में आगे जाएंगे तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में आगे डीप में पढ़ेंगे तो पूरा प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आगे फिर हम लोग मस्तिष्क पढ़ लेंगे, मस्तिष्क के सारे पार्ट जो पढ़ लेंगे, ठीक है, क्या क्या उनके कार्य होते हैं, कैसे वो मस्तिष्क जो है हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, कौन सा पार्ट किसके लिए जिम्मेदार है, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र और उसके बाद में न्यूरॉन्स और तंत्रिका जो कोशिका होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हम लोग इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड वाला पार्ट हो गया हमारा श्वसन तंत्र कर लेते हैं। श्वसन तंत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि श्वसन, मानव शरीर में श्वसन कैसे होता है।
नाक से सांस गई, उसके बाद में यहाँ पे श्वसन नली गई, फुफ्फुस में गए, फेफड़ों में गए, ठीक है। फेफड़ों के बाद में ब्लड में वो ऑक्सीजन घुल जाती है और उसके बाद में कोशिका तक पहुँचती है, ठीक है। तो ये वाला और फिर वापस CO2 यहाँ से बाहर निकलती है। ये वाला प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें जो श्वसन अंग हैं हमारे, जैसे नासिका हुई, उसके बाद में श्वास नली हुई, फुफ्फुस हुए, उनके कोशिका वो हुए, तो वो वाले पोर्शन जो है डीप में पढ़ेंगे और उनके एक एक की क्या क्या कार्य है वो इसमें स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। तो ये हो गया श्वसन तंत्र सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हो गया अपना उत्सर्जन तंत्र, मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में देखिए, इसमें उत्सर्जन तो शरीर जैसे पसीना भी है, ठीक है, और मल भी है, लेकिन इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं बेसिकली वो मूत्र विसर्जन या मूत्र उत्सर्जन तंत्र जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मूत्र जो है वृक हुआ, वृक मतलब किडनी से कैसे छनता है, उसके बाद में मूत्रवाहिनी, फिर उसके बाद में मूत्राशय में इकट्ठा होता है, तो उसके बारे में पूरी क्रियाविधि पढ़ेंगे और प्रत्येक का कार्य पढ़ेंगे, ठीक है। और किडनी को भी वो जो उसके डीप में क्या क्या होते हैं तो उनके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हो गया 3। उसके बाद में चौथा हो गया हमारा पाचन तंत्र। मानव शरीर के लिए ऊर्जा ज़रूरी है, ठीक है। ऊर्जा कैसे आएगी? जब हम कुछ खाते हैं तो उसके बाद में वो प्रोसेस कैसे होता है, उससे हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, कैसे हमारे ब्लड में और हमारी कोशिकाओं तक ऊर्जा पहुंचती है, वो उसके लिए हमें पाचन तंत्र पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो पाचन तंत्र में पहले मुख, फिर उसके बाद में मुख हुआ, फिर उसके बाद में ग्रसनी, ग्रास नली, फिर उसके बाद में आमाशय हो गया, पेट हो गया, पेट के बाद में आंतें हो गई, फिर अग्नाशय, और फिर उसके बाद में जो है मल द्वार और वहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे, कौन कौन सी ग्रंथियाँ है, कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है, कौन सा हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार है, क्या करता है, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें पाचन तंत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हो गया चौथा। अब इसके बाद में पांचवा है हमारा जो है वो है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हमारे शरीर में, उसमें इसके साथ साथ में हम लोग रक्त वाला पार्ट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। रक्त बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक रहा है RPSC का रक्त। इसने हर साल लगभग क्वेश्चन रक्त समूह, रक्त की संरचना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं। तो रक्त में पढ़ लेंगे हम लोग रक्त की संरचना, उसमें कौन कौन से जैसे प्लेटलेट्स होते हैं, RBC, WBC और प्लाज्मा, इनके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया रक्त समूह। रक्त समूह कैसे डिसाइड होते हैं वो पूरा पढ़ लेंगे। RH फैक्टर के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये सारा हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसके साथ साथ में रक्तदाब और वो उससे रिलेटेड वाले चीज़ें भी इसमें कवर करेंगे। परिसंचरण तंत्र में साथ में हम लोग करेंगे हृदय की क्या क्रियाविधि है, क्या वो जो आलिंद और नीले होते हैं वो कैसे काम करते हैं, पंप कैसे करता है ब्लड में, फिर उसके बाद में सिरा और धमनियों में कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, यहाँ तक हम लोग जो है इसमें कवर करेंगे। तो ये वाली चीज़ें परिसंचरण तंत्र में आ जाएगी। और उसके बाद में हम लोग जो है पढ़ेंगे मानव जीवन का प्रजनन तंत्र। मानव विज्ञान में ये पढ़ लेंगे प्रजनन तंत्र, कैसे एक मानव से दूसरा मानव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या क्या पढ़ेंगे, मादा जनन अंग, नर जनन अंग, ठीक है। उसके बाद में उनकी क्या क्या कार्य हैं, कैसे एक जो है युग्मक का निर्माण होता है, कैसे निषेचन होता है, और उस निषेचन के बाद में फिर कैसे भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण के विकास के बाद में कैसे प्रसव होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र में। क्या क्या मादा के जो है ये गुण हैं, सेक्स रिलेटेड गुण हैं, नर के क्या क्या गुण हैं, कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन्स इसके लिए उत्तरदायी है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रजनन तंत्र में पढ़ेंगे। अब इसके अलावा हम लोग जो है एक चीज़ और पढ़ेंगे, इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हार्मोन, ठीक है। हार्मोन्स बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। जैसे पीयूष ग्रंथि का ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, वो क्या होता है कि थोड़ी मात्रा में ही स्रावित होता है, लेकिन आदमी को बौना और आदमी को लंबा करने में दोनों में जो है ये इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है हार्मोन। एड्रेनलिन हो गया,
एड्रेनलिन हार्मोन हो गया, फिर उसके बाद में थायराइड वाला थायरॉक्सिन हो गया। तो इनके क्या क्या रोल है, कम ज़्यादा में कौन कौन से रोग होंगे, वो भी हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रह जाता है, वो रह जाता है प्रतिरक्षा। ह्यूमन बॉडी में कैसे प्रतिरक्षा होती है वो हम रोग के साथ करेंगे, ठीक है। इसके साथ में ये मानव विज्ञान का ही है, लेकिन इसको अलग से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। हर साल रोग और प्रतिरक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस आरपीएससी ने पूछे ही पूछे हैं, बाकी वाले पार्ट से कम पूछे हैं। एक रक्त, एक रोग और प्रतिरक्षा, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे हैं, ठीक है। तो रोग और प्रतिरक्षा, रोग में जैसे रोग में फर्स्ट हम लोग जो आरपीएससी ने सिलेबस में क्लासीफाई किया है, फर्स्ट किया है अनुवांशिक और दूसरा हो गया जीवन शैली के रोग। अनुवांशिक जो अनुवांशिक कारणों से हुए हैं, जो जीन में खराबी या उसकी वजह से उन जीन के लेवल पे हुआ है, वो अनुवांशिक रोग हो गए। जीवन शैली के रोग वैसे रोग जो हमारी खराब जीवन शैली, मतलब जैसे हम पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, श्रम करते थे, लेकिन अब ऐसी सुविधाएं, साइंस ने इतनी सुविधाएं कर दी है कि हम जो है वैसी जीवन शैली अपना रहे हैं कि हमारा शारीरिक श्रम बहुत कम होता है, मानसिक श्रम ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से जैसे बीपी, हाइपरटेंशन, ये वाले रोग जीवन शैली। दूसरा जो क्लासिफिकेशन दिया है आरपीएससी ने, वो दिया है संचारी रोग और गैर संचारी रोग, ठीक है। संचारी नाम से स्पष्ट है कि जिसका संचार होता है, ठीक है, जो मतलब किसी वाहक के थ्रू या किसी के थ्रू फैलता है एक मानव से दूसरे मानव में, ठीक है, वो हो गया संचारी रोग। दूसरा हो गया गैर संचारी रोग। गैर संचारी रोग जो फैलते नहीं है, जैसे कैंसर, तो ये अलग दिया है। उसके बाद में एक और क्लासिफिकेशन, क्योंकि 2021 में इसका सिलेबस डिसाइड हुआ और 2021 में कोरोना अपने चरम में था, तो उस कोरोना के पृष्ठभूमि में, कोरोना के वो जो बैकग्राउंड में, उसमें जब WHO ने उसको पेंडेमिक, एपिडेमिक और वो वाली जो शब्दावली हुई थी, ठीक है, एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, ये शब्दावली को आरपीएससी ने इसमें डाला। क्यों? क्योंकि उसको जो इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उस चीज़ को, उन अलर्ट्स को समझना किसके लिए ज़रूरी है? प्रशासक के लिए। और कोरोना के टाइम में हमने देखा है कि प्रशासक की भूमिका कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एसडीएम, डीएम की भूमिका जो थी वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर उसको वो समझ ही नहीं थी, जिन को ये समझ नहीं थी कि एपिडेमिक, एंडेमिक और ये घोषणा करने पे हमें क्या क्या करना चाहिए, उन जगहों पे जो है कोरोना ज़्यादा फैला है, कुछ देशों में जो है वैसे फैला है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी ने इसको भी इंक्लूड किया कि एंडेमिक क्या है, पेंडेमिक क्या है, इसकी आपको समझ होनी चाहिए। तो उसकी परिभाषाएं जो WHO के हिसाब से है और हमारे एक्ट के हिसाब से, वो हम लोग बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रतिरक्षा हो गई। प्रतिरक्षा के साथ साथ में, प्रतिरक्षा में जैसे देखो, प्रतिरक्षा में क्या क्या है? प्रतिरक्षा में दो होती है, एक होती है जन्मजात और दूसरी होती है, वो होती है उपार्जित, ठीक है। उपार्जित में भी एक स्थायी होती है और वो वाली है, ठीक है। तो ये जन्मजात और उपार्जित क्या क्या होती है, इनकी क्या क्या परिभाषाएं। उसके बाद में प्रतिरक्षा निष्क्रिय, सक्रिय, उपार्जित कौन कौन सी है। उसके बाद में हम लोग जो है प्रतिरक्षा को डेवलप कैसे करेंगे, तो इसी में आगे हम लोग पढ़ लेंगे वैक्सीनेशन। तो ये भी आपका जो है सिलेबस में डिफाइन है, वैक्सीनीकरण, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस में डिफाइन है। इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे पादप विज्ञान। अब पादप विज्ञान में क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछी गई है, तो पादप विज्ञान में 4 चीजें हैं, ठीक है। पहला चीज है पादप के भाग और उनके कार्य। भाग कौन कौन से हैं? भाग कौन कौन से होंगे? जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गई, तो इनके क्या क्या कार्य है, इंपॉर्टेंट कार्य क्या क्या है, वो इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सा है, ठीक है। दूसरा हो गया पादप का पोषण। पादप का पोषण कैसे होता है? पोषण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है प्रकाश संश्लेषण, वही पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, उसमें क्या क्या अभिक्रियाएं होती है, किन किन का रोल होता है, हरित लवक क्या रोल अदा करता है और क्या अभिक्रिया होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें पोषण में पढ़ेंगे। उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, ये वाला चीज़ भी हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। फिर पोषण के बाद में आता है पादप वृद्धि, नियंत्रक। वृद्धि को जो नियंत्रित करने वाले कारक है वो कौन कौन से हैं? इनमें देखो मेन कारक तो यही होंगे जो पोषण के कारक हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? धूप चाहिए, जल चाहिए और उसके बाद में ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ये अगर कम मात्रा में हुए तो उसकी वृद्धि अपने आप वो कम हो जाएगी। उसके अलावा न्यूट्रिएंट तत्व जो हो गए वो हो गया। उसके अलावा इसमें और हार्मोन्स भी होते हैं, ऑक्सीन्स हो गया,
ऑक्सिन हो गया, ठीक है, और उसके अलावा जिब्रेलिन हो गया, ये ऐसे एथाइलिन हो गया। ये हार्मोन्स की क्या रोल है और ये वृद्धि को कैसे नियंत्रित करते हैं, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा चौथा पार्ट जो है वो है पादपों में प्रजनन या जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, उसके और क्या क्या पार्ट है, ये वाला पोर्शन भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो जाएगा। उसके बाद में एक और इंट्रोड्यूस किया है औषधीय पादप। औषधीय पादप वो भी राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो राजस्थान के विशेष संदर्भ में कौन कौन से, और इस पर 2021 में सीधा क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हम लोगों को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ये क्या है, वानिकी को और जो उद्यानिकी को जो है ना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उस सरकार का उसकी तरफ फोकस है, उसी को देखते हुए औषधीय पादप को हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है कि इसकी समझ है कि नहीं है। अगर कोई पर्यावरणीय नीति ऐसी इम्प्लीमेंट करेगा तो कैसे करेगा। तो वो 5 पौधों को लगाने वाली एक नीति भी आई थी, तो समझ नहीं है तो फिर कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसके हम जो बेसिक समझ है कि जीन अभियांत्रिकी क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, और इससे अलावा जो भी जीन मॉडिफिकेशन क्या है, ये क्रॉप्स जो जीन मॉडिफाई, बीटी बैंगन और इससे रिलेटेड, तो ये वाली चीज़ें हम लोग जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है जैविक कृषि। आफ्टर हरित क्रांति जो हुआ ना, हरित क्रांति के बाद में हरित क्रांति के जो दुष्प्रभाव देखे हम लोगों ने कि फर्टिलाइज़र की वजह से वो जो है मिट्टी की उत्पादकता कम हो गई है, उसके बाद में लवणता बढ़ गई है, और ये जो हरित क्रांति की दुष्प्रभाव है ना, इन्हीं को सोच के जैविक कृषि को वो वापस जैविक कृषि की ओर लौटे हैं, ठीक है। तो जैविक कृषि का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे ये होती है, इसके फ़ायदे क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पे ये आपका जैव विज्ञान का या जीव विज्ञान का सिलेबस है। इसके बाहर बहुत कम चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो ये वाली चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस की कैसे कैसे क्वेश्चंस आते रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था 2 पार्ट तो इम्पॉर्टेंट है, 2 पार्ट जो है ना, एक तो रोग वाला और दूसरा है रक्त समूह, ये वालों से तो हमेशा क्वेश्चंस आए हैं। अब आप खुद देख लो, देखो ये है 2013 के क्वेश्चन, उसके बाद में सिलेबस 2021 में चेंज हो चुका है पूरा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो पूरी उसमें है अभी भी। ये क्लोनिंग का है, ये जीन अभियांत्रिकी क्लोनिंग क्या है उसके बारे में है, ठीक है। व्हाट इज़ राइट अबाउट इट्स एप्लीकेशंस क्या है, क्लोनिंग का हो गया। हालांकि इसमें कृंतकी पता नहीं क्या है, बट क्लोनिंग से समझ में आता है, तो इंग्लिश हमेशा पढ़नी चाहिए। विटामिन ए के स्रोत क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियों के नाम लिखे। ये अब सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी बीमारियों के या रोग के उसमें जो है वो आ सकता है, पूछ सकता है, तो ये आप ध्यान रखना कि कहीं से क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा बीमारियों में उसमें कवर हो जाएगा। फिर आ गया रक्तदाब क्या है, ये परिसंचरण जो हमने पढ़ा ना, रक्त, मैंने कहा था ना कि रक्त वाले पोर्शन से हमेशा क्वेश्चन पूछे। रक्तदाब क्या है, सामान्य रक्तदाब की परास क्या होती है, बहुत सिंपल जनरल, डॉक्टर की समझ वाली नहीं है, ये बहुत जनरल समझ है, ठीक है, और वही क्वेश्चन पूछा है। तथा इसका मापन किस उपकरण द्वारा किया जाता है, देख लीजिए, ये दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद में अनुवांशिक परिवर्धित फसलें क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है, ठीक है। उसके बाद में भारतीय कृषि तथा उद्यानिकी से संबंधित उपयुक्त उदाहरण दें। तो ये वाले क्वेश्चन 2013 में पूछे गए हैं जीव विज्ञान से, और आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। इनके आंसर्स भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप लोगों को मॉडल आंसर्स भी दिखाए जाएंगे, और बाकी जो एस्पिरेंट्स जिनको मार्क्स मिले हैं उनसे इनकी तुलना की जाएगी, और फिर आपको बताया जाएगा कि आपको आंसर कैसा लिखना है, आपके लिए डिमांड क्या है आरपीएससी की, वो बताने के बाद में तभी आप लोग जो है अच्छे से उसकी तैयारी कर पाओगे। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी ऐसे होगी। आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है 2016 के, ठीक है। उसमें पहला मैंने क्या कहा था, रोग से हमेशा क्वेश्चन रहा है, तो ये पहला है डेंगू बुखार के कारक जीव और इसके वाहक का नाम बता दीजिए। फिर उसके बाद में अनुवांशिकतः अभियांत्रित इंसुलिन पर टिप्पणी कीजिए। फिर उसके बाद में मानव में गुणसूत्री विकार क्या होते हैं, ये भी रोग से आया, अनुवांशिक रोग है ना वो उन्हीं से। इस प्रकार के किन्हीं 2 विकारों के कारण और लक्षण बता दीजिए। रोग से तैते क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है 2016 के जो है PVIQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे स्वपोषित पोषण कौन से हैं, ठीक है, स्वपोषित। नेक्स्ट है 2016 के
स्पेशल एक मेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे जो पहला क्वेश्चन क्या है, स्वपोषित पोषण को परिभाषित कीजिए। जो हमने पादप के पोषण वाला पोर्शन पढ़ा है, उस पोषण वाले पोर्शन में ये वाला कवर हो जाएगा। स्वपोषित पोषण क्या है, विषमपोषी पौधे कौन से होते हैं, ये उसमें कवर हो जाएगा। फिर मानव में एबीओ रक्त समूहों की वंशागति को समझाइए। ये एबीओ रक्त समूह से आ गया क्वेश्चन, तो ये वाला ऐसे क्वेश्चन रक्त समूह और रोग से हमेशा आते हैं, तो ये वाले पोर्शन जो है हम लोग डीपली कवर करेंगे। उसके बाद में आ गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है, एक क्लोनी प्रतिरक्षी क्या होते हैं और किस प्रकार उत्पादित किए जाते हैं, ये वाला पोर्शन आ गया क्वेश्चन, जीन अभियांत्रिकी और उससे रिलेटेड। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं 2018 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की भूमिका, फिर से रक्त आ गया। उसके बाद में दूसरा आ गया, ये वाला हो गया बीमारियों वाला, कौन कौन सी बीमारी संक्रमणीय है या गैर संक्रमणीय है, ठीक है, वो वाला आ गया। अब तीसरा हो गया प्रतिरक्षा से क्वेश्चन। अब प्रतिरक्षा से इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए हैं, प्रतिरक्षा वाला पार्ट से भी क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं, क्योंकि प्रतिरक्षा कोविड के बाद में इंपॉर्टेंस में आ गई है। ठीक है, उस पर ज़्यादा चर्चा होने लगी है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा, उसके प्रकारों और संक्षिप्त विवरण। हालांकि ये 2018 में ही आरपीएससी को पहले से पता नहीं भान हो रहा था कि प्रतिरक्षा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो उसने पहले ही पूछ लिया था। अब 2021 का क्वेश्चन, इसमें जो इंक्लूड किया था औषधीय पौधे, मैंने कहा भी था गिलोय का 5 लाभ बताइए। सिंपल से पूछे गिलोय, क्योंकि कोविड में गिलोय बहुत यूज़ आई थी, और ये आरपीएससी ने सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। इसके लिए किताबों की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपका कॉमन सेंस ही ज़रूरी है। और कॉमन सेंस तब खुलेगा जब आप इसको पेपर को देखोगे कि ये क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। अब जैसे ये वाला रियल टाइम पीसीआर, ये क्यों आया, आरटीपीसीआर, क्योंकि उस समय था चर्चा में। 2021 वाला 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ उस समय ये चर्चा में था, और इसीलिए इसको पूछा गया है। और सिंपल है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये हम लोग उसमें जीन अभियांत्रिकी में कवर कर लेते। कोविड-19 के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट में सीटी वैल्यू क्या है, ये भी अखबारों से करंट का पूछ के, करंट का ऐड करके ये पूछा गया। तो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपसे आरपीएससी डिमांड करती है। इन क्वेश्चंस का आफ्टर सिलेबस एनालिसिस हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, उनके आंसर्स लिख के बताएंगे कि हमारी तरफ से मॉडल आंसर ये है और किस एस्पिरेंट्स ने कितना क्या लिखा और उसको कैसे मार्क्स मिले, ये भी आपको तुलना करके बताएंगे, ताकि आप जो है ये समझ सके कि मुझे क्या लिखना है। ये जानने के लिए आपको 2-3 कॉपी की एनालिसिस, तो वो एनालिसिस हम लोग करेंगे। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आपको कम समय में अच्छा और जो है प्रभावोत्पादक और परिणाम देने वाला जो है वो मटेरियल हम लोग उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।